तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के चैप्टर 11 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को वन शॉट देने वाला हूं। ये मेरा सबसे पहला और लंबा वीडियो है जो कि एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को कवर करूंगा। तो आइए बिना वक्त गवाए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। माइक्रोब्स मतलब क्या होता है? तो वे जीव जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, यानी माइक्रोब्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वैरियर्स और प्रियॉन्स। तरीके से देखिएगा, हमारे जो पूरे जीव होते हैं उसको 5 किंगडम्स में बांटा गया है। पहला होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो कौन कौन से किंगडम है जिनका सभी जीव को माइक्रोब्स कह सकते हैं? तो ऐसे हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा के जितने भी जीव होते हैं वो माने सूक्ष्म जीव में आते हैं, मतलब उनको हम अपने नग्न आंखों से देख ही नहीं पाते हैं। और इसके साथ ही साथ फंगी के कुछ ऐसे जीव होते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं और कुछ माइक्रोब्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मोनेरा और प्रोटिस्टा के सभी जीव माइक्रोब्स होते हैं, जबकि फंगी के कुछ जीव माइक्रोब्स होते हैं तथा कुछ जीव नहीं होते हैं। हैबिटेट क्या है माइक्रोब्स का? तो माइक्रोब्स लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा, पानी और मिट्टी। इसके अलावा ऑन द बॉडी सरफेस मतलब जीवों के शरीर के सतह पर, एंड इनसाइड द बॉडी यानी बॉडी के अंदर, है ना। माइक्रोब्स उन जगहों पर भी रह सकते हैं जहां अन्य जीवन संभव नहीं है, यानी बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे माइक्रोब्स को रखा माने माइक्रोब्स रह जाते हैं जहां पर दूसरा कोई जीव नहीं जीवित रह सकता है। जैसे कहाँ पे? थर्मल वेंट्स, यानी कि समुद्र के तले में ऐसा जगह को थर्मल वेंट्स कहते हैं जिसका तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अंडर द लेयर ऑफ स्नो, मैंने बर्फ के लेयर के नीचे, इन हाई एसिडिक इन्वायरमेंट यानी कि उच्च अम्लीय माध्यम में भी इसको ये रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आम जीवन संभव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे माइक्रोब्स जीवित रह पाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज देख लेते हैं। हल्का सा इसके बारे में दे रखा है, डायग्राम में दे रखा है, तो हल्का सा हम इसको समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया साइज के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है कोकस। कैसे कैसे बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं? तो स्फेरिकल बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है। बैसिलस किसे कहते हैं? तो रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। विब्रियो किसे कहते हैं? तो कोमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं। ऐसे होता है। स्पाइरलम किसे कहते हैं? तो स्पाइरल बैक्टीरिया को स्पाइरलम कहते हैं। जो हम लोग कॉपी यूज करते हैं, बोलते हैं कि रिंग वाला कॉपी है, वास्तव में वो स्पाइरल कॉपी होता है ना। ऐसे ऐसे जो बैक्टीरिया उसको बोलते हैं स्पाइरलम। ठीक है। देखिए यार, कुछ बैक्टीरिया कुछ माइक्रोब्स को कल्चर मीडियम में ग्रो किया जा सकता है ना। जैसे बैक्टीरिया और फंगी, इसको हम लोग कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। और जब इन माइक्रोब्स को कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है तो ये माइक्रोब्स अपना संख्या बढ़ा करके कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स कह सकते हैं, है ना। जब इन माइक्रोब्स को कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो ये माइक्रोब्स ग्रो करके अपना संख्या बढ़ाते हैं और उस संख्या को हम बोलते हैं कॉलोनी, है ना। और उस कॉलोनी को हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। अब माइक्रोब्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, माने कुछ अच्छे माइक्रोब्स होते हैं और कुछ खराब माइक्रोब्स भी होते हैं। तो अच्छे माइक्रोब्स को हम लोग बोलते हैं यूजफुल माइक्रोब्स, और जो हमारे अंदर बीमारी कॉज कर देते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन, है ना। तो विब्रियो कोलरी ये पैथोजन है, ये माइक्रोब्स है और पैथोजन है। पैथोजन इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कोलेरा नामक रोग उत्पन्न करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये भी एक पैथोजन है, मतलब माइक्रोब भी है, और पैथोजन का मतलब होता है जो हमारे अंदर बीमारी कॉज करते हैं, है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसके चलते हमारे शरीर में न्यूमोनिया नामक रोग हो जाता है। वैसे ही सल्मोनेला टाइफी, इसके चलते हमारे शरीर में टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। तो ये तो है पैथोजन, मतलब माइक्रोब्स में कैसा माइक्रोब्स जो हमारे अंदर बीमारी कॉज कर देता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है ना। कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो हमें नुकसान ना पहुंचा करके हमारे लिए कल्याण का काम करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होते हैं
और इन्हीं माइक्रोब्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये इसको हम लोग लैक्टोबैसिलस के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे शरीर में क्या करता है, सॉरी हमारे शरीर में नहीं कह रहा, हम ये क्या करता है, हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि दही जो होता है इसी बैक्टीरिया के चलते बनता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ईस्ट ईस्ट जैसे हम बात करें, एक ईस्ट है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसके द्वारा हम लोग ब्रेड बनाते हैं, दारू बनाते हैं, है ना, शराब वगैरह बनाया जाता है। एस्परजिलस नाइगर, इसके द्वारा हम लोग बनाते हैं साइट्रिक एसिड। तो ये सब ऐसे माइक्रोब्स है जो हमारे शरीर में यूजफुल प्रोडक्ट बनवाते हैं, है ना, हमारे शरीर में सॉरी हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स दो तरह के, एक जो हमारे अंदर बीमारी कॉज कर देता है, और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा मैं उससे आप लोगों के लिए मतलब नोट्स बना रखा हूँ, आप लोगों को सेंड कर दूंगा। फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे उत्पाद है, कौन कौन से ऐसे घरेलू उत्पाद है जिसका निर्माण माइक्रोब्स के सहायता से किया जाता है ना। तो टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि घरेलू उत्पाद में माइक्रोब्स की भूमिका कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कर्ड, दही। तो हम लोग को पता है दही के उत्पादन में माइक्रोब्स की बहुत अहम भूमिका होती है। कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस, जिसका एक और नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। इसको हम समझते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हल्का गुनगुना मिल्क में अल्प मात्रा में दही डालते हैं। ठीक, उस डाले गए दही को इनोकुलम या फिर स्टार्टर कहते हैं। इनोकुलम यानी दही जो हम डालते हैं, इनोकुलम में मौजूद लैक्टोबैसिलस उचित तापमान पाकर अपना संख्या बढ़ाता है, और संख्या बढ़ा के क्या प्रोड्यूस करता है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड मिल्क में उपस्थित प्रोटीन को आंशिक रूप से डाइजेस्ट करके, मैंने पचा करके उसे कोगुलेट यानी कि जमा देना, कोगुलेट कर देता है, जमा देता है। अब लैक्टिक एसिड बनाया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया, और लैक्टिक एसिड मिल्क में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करके कोगुलेट कर दिया, जमा दिया, दही बन गया, है ना। यही नहीं, उसके साथ क्या करता है, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड में विटामिन B12 की मात्रा को जोड़ देता है, जिससे क्या होता है, कर्ड यानी दही की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। लैब का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब हमारे स्टोमक में मौजूद हार्मफुल माइक्रोब्स को नष्ट भी कर देता है ना। हमारे स्टोमक में जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। तो हमें याद ये रखना है कि दही बनाने में किस माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है। फिर कहेंगे, लाइट अभी चले गए, फिर कहेंगे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, हम शुरू से कहें तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि अल्प मात्रा में दही लेकर के गुनगुने दूध में डालते हैं, है ना। इस दही को हम जो डाल रहे हैं उसको बोलते हैं इनोकुलम या फिर स्टार्टर, है ना। ये क्या करता है, स्टार्टर में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क में उपस्थित प्रोटीन, जिसको हम लोग कैसीन कहते हैं, उसको आंशिक रूप से पचा करके कोगुलेट कर देता है, जमा देता है। अब जब जम गया तो दही जम गया, है ना। उसके बाद क्या करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही में विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देता है, विटामिन B12 दही में बढ़ा देता है। उसके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक और काम करता है कि हमारे स्टोमक में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस तरीका से हम देखें कि दही बहुत ही बेनिफिशियल होता है, अच्छा होता है, दूध के मुकाबले दही अच्छा होता है। कैसे,
क्योंकि दूध में जो प्रोटीन होता है वो आंशिक रूप से पचा नहीं होता है। उसको अगर कोई इंसान चाहे कि हम मैंने ज़्यादा मात्रा में पीकर पचा दें तो जो स्ट्रांग होगा वो तो पचा सकता है, लेकिन जो थोड़ा-सा जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर होगा वो नहीं पचा पाएँगे। लेकिन जिनका दूध नहीं पचता है वो शायद इस दही को पचा पाएँगे, क्योंकि इनमें जो प्रोटीन होता है वो आंशिक रूप से डाइजेस्टेड होता है। दूसरा बात ये होता है कि मिल्क में विटामिन बी12 नहीं पाया जाता है, जबकि दही में विटामिन बी12 पाया जाता है। उसके अलावा इसके और फायदा क्या है, तो मिल्क में मौजूद लैक्टोबैसिलस हमारे स्टमक में जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो इस तरीके से कर्ड इज बेटर देन मिल्क, है ना। फिर आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं। अब देखिए इडली और डोसा के बारे में, है ना। तो इडली और डोसा बनाने के लिए ना जनरली हम कोई माइक्रोब्स का यूज नहीं करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से रहता है, वो क्या करता है उसको फर्मेंट कर देता है। किसको, देखिए इडली डोसा बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो चावल और दाल का यूज करते हैं, है ना। चावल और दाल का यूज करते हैं, ये रॉ मटेरियल हो गया। अब उसको हम लोग चावल और दाल के आटा को गूंद देते हैं, तो गूंदे हुए आटा को हम लोग कहते हैं डो। तो उस डो को गूंद देते हैं और थोड़ा सा गर्म जगह पर रख देते हैं। ऐसा करने से जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर नहीं दिया है कि कौन सा बैक्टीरिया का यूज होता है, लेकिन हम सर्च किए तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और ईस्ट का नाम आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, उस डो को जा करके डो में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंट का मतलब होता है किंडवन कर देते हैं। और किंडवन से क्या बनता है, मैंने फर्मेंटेशन से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट को जब फर्मेंट करेंगे तो उससे क्या बनता है इथेनॉल और CO2। क्लास 10th की टॉपिक है ना। इथेनॉल और CO2 बनता है, ठीक है। तो इथेनॉल और CO2 मैंने फर्मेंटेशन से क्या बनता है, इथेनॉल और CO2। इसके साथ साथ जो डो होता है मतलब आटा होता है, उसका क्या होता है, वो और अधिक मुलायम हो जाता है और स्वादिष्ट भी हो जाता है। और जो CO2 बनता है उसके चलते अंदर जो CO2 बनता है उसके चलते क्या होता है, डो यानी कि गुथा हुआ आटा का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। वही बात मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आइए देखते हैं, इडली और डोसा को बनाने के लिए चावल दाल के डो यानी चावल और दाल के डो को जब छोड़ दिया जाता है तो माइक्रोब्स इसे आकर फर्मेंट कर देते हैं, किण्वित कर देते हैं, जिससे डो और अधिक सॉफ्ट और स्वादिष्ट हो जाता है। जो डो होता है मतलब गुथा हुआ आटा होता है वो और अधिक सॉफ्ट और स्वादिष्ट हो जाता है। साथ ही इसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है ना। जब डो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। इसी डो से आगे इडली और डोसा बनाया जाता है। फर्मेंटेशन के उपरांत उत्पन्न CO2 के कारण डो का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो आप लोग ऐसे कहीं प्रश्न आ जाए कि जब डो में ईस्ट को मिलाया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्यों इंक्रीज कर जाता है, तो हम बताएंगे कि फर्मेंटेशन के उपरांत CO2 बनता है और इसी CO2 के कारण डो यानी कि गूथा हुआ आटा का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ब्रेड, है ना। ब्रेड कैसे बनाया जाता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, ब्रेड कैसे बनाया जाता है। देखिए इसमें रॉ मटेरियल हम कह लें तो कह देंगे रॉ मटेरियल मैंने कच्चा सामग्री क्या है, तो इसमें रॉ मटेरियल हो जाएगा आटा, ठीक। उसमें क्या डालेंगे, तो उसमें डालते हैं हम लोग ईस्ट, और उस ईस्ट का नाम क्या है, माइक्रोब्स कौन सा यूज करते हैं, तो माइक्रोब्स ईस्ट है, और उस ईस्ट का नाम है सैक्रोविसी सेरेविसी, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, वो ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फिर क्या करेगा, वही काम करेगा, यानी कि ईस्ट क्या करता है, डो में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करके CO2 और इथेनॉल में तब्दील कर देता है। CO2 और इथेनॉल में तब्दील करता है, जैसे डो का जो वॉल्यूम होता है CO2 के चलते इंक्रीज कर देता है, और साथ ही साथ डो और सॉफ्ट और स्वादिष्ट बन जाता है। इसी डो को आगे पका करके ब्रेड बनाया जाता है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है इस ईस्ट यानी ईस्ट है, इस ईस्ट को डो के साथ मिलाकर गर्म जगह पर रख दिया जाता है,
जिससे यह ईस्ट डो में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करके इथेनॉल और CO2 में बदल देता है ना। फर्मेंटेशन के बाद डो और अधिक सॉफ्ट और स्वादिष्ट हो जाता है। फर्मेंटेशन के उपरांत बने CO2 के कारण डो का आयतन बढ़ जाता है। इसी डो से आगे ब्रेड बनाया जाता है। याद रखना है कि सेक्रोमाइसिस सेरेविसी को हम लोग बेकर्स ईस्ट कहते हैं, क्योंकि इस सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का इस्तेमाल करके बेकरी का उत्पाद बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, है ना। आगे देखिए तोड़ी, जिसको हम लोग ताड़ी कहते हैं। तो ये जो है ना ताड़ी, ये साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना। पारंपरिक कह सकते हैं कि ये पदार्थ है, ठीक है। इसमें किस चीज कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, तो ईस्ट। इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, तो डेट पाम एंड पाम जूस, यानी खजूर का जूस और ताड़ का जूस। प्रोसेस किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाते हैं। जैसे कि डेट पाम जूस या फिर पाम जूस को हम लोग ईस्ट के द्वारा फर्मेंट करते हैं। हालांकि ईस्ट हम लोग डालते नहीं है, ये इन्वायरमेंट में मौजूद रहता है। ये ईस्ट क्या करता है, इस जूस में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करके क्या करता है, इथेनॉल और CO2 में बदल देता है। यहाँ पर जो इथेनॉल होता है उस ताड़ी में मौजूद रहता है, और इथेनॉल को वाकई में हम देखें तो इथेनॉल शराब का एक मेन हिस्सा होता है। इथेनॉल से हमें नशा होता है ना। तो डेट पाम या पाम जूस को ईस्ट फर्मेंट करके इथेनॉल और CO2 बनाता है। ये CO2 के चलते ही ना उसमें देखिएगा ताड़ी जो होता है उसमें ऊपर से गाज निकलने लगता है। तो जो गाज निकलता है वाकई में देखा जाए तो CO2 के निर्माण से निकलता है, क्योंकि ईस्ट उसको फर्मेंट करता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको फर्मेंट करके CO2 बनाता है, और CO2 के चलते क्या होता है वहां से गाज वगैरह निकलना शुरू हो जाता है ना। तो ये जो होता है ना एक इथेनॉल इसमें होता है, और इथेनॉल के चलते क्या होता है, ये एक अल्कोहलिक पेय पदार्थ है, इससे नशा वगैरह हो जाता है ना। तो आइए चीज देखते हैं। चीज ये माइक्रोब का इस्तेमाल करके बनाया जाना सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है ना। यह है कि माइक्रोब का इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम चीज होता है। और लाइट आ गया। और चीज जो होता है दो प्रकार के होता है। दो प्रकार के चीज कई प्रकार के होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में दो प्रकार के नाम दिया है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। एक होता है स्विस चीज और एक होता है रॉकफोर्ट चीज, ठीक है। अब ये कहना कि चीज किससे बनाया जाता है, तो चीज तो मिल्क से बनाया जाता है, रॉ मटेरियल मिल्क से, लेकिन कोई कहे कि कौन सा माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए इसमें माइक्रोब्स कई तरह के इस्तेमाल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होता है, कुछ फंगी भी होता है। फिलहाल यहाँ पर दो ही चीज का नाम दिया है, और दोनों एक फंगी से बनता है एक बैक्टीरिया से बनता है ना। और जिस माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे उसके अनुसार उसका चीज यानी पनीर अलग ही बनेगा। तो इस तरीके से पनीर कई वैरायटी के होते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा हम माइक्रोब से चीज बना रहे हैं, है ना। तो आइए दो प्रकार के जो चीज दिया है उसके बारे में पढ़ लेना है। हम लोग को बस ये याद रखना है कि चीज माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला सबसे पुराना फूड आइटम है। चीज जो एनसीईआरटी में दिया है दो तरह के जिक्र किया, एक है स्विस चीज, इसको बनाया गया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी नाम के एक बैक्टीरिया होता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी नाम के एक बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया से बनाया गया है ना, बैक्टीरिया से, बीफूड बैक्टीरिया, ठीक है। और जब ये बैक्टीरिया से बनाया जाता है तो वहां पे ना CO2 निकलता है, और CO2 के निकलने के चलते ये जो चीज वगैरह होता है ना, ये जो पनीर बनता है इसमें बड़े बड़े होल दिखाई देते हैं, है ना। इसमें ड्यू टू CO2 लार्ज होल इसमें उपस्थित होते हैं। और फिर रॉकफोर्ट चीज जो होता है, रॉकफोर्ट चीज देख रहे नहीं आप लोगों का, चलिए हम अरेंज करते हैं। हाँ, रॉकफोर्ट चीज होता है उसको याद करना है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी ईस्ट से बनाया जाता है। ये ईस्ट से, वाई फॉर ईस्ट, ईस्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो एक चीज है जो कि बैक्टीरिया से बन रहा है, और एक चीज है जो कि पेनिसिलियम रॉकफोर्टी ईस्ट से बन रहा है। तो कहने का मतलब कि चीज कई तरह के माइक्रोब से बनाया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। शुक्रिया। तो अब हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके
कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मतलब कि जिसको हम लोग सेल करते हैं, मैंने कहीं बनाकर, जैसे अभी तक जो हम लोग बना रहे थे जनरली उसका उपयोग घरों में करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग इंडस्ट्री में बनाते हैं और उनको सेल करते हैं। तो सबसे पहला है फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस का मतलब हुआ ऐसा प्रोडक्ट जिसको फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब किण्वन, जिसमें इथेनॉल और CO2 बनता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए जाने वाले पेय पदार्थ को फर्मेंटेड बेवरेजेस कहते हैं। बेवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ, और फर्मेंटेड का मतलब हुआ किण्वित, यानी कि किण्वित पेय पदार्थ कह सकते हैं हिंदी में इसको, यानी कि ऐसा पेय पदार्थ जिसको फर्मेंटेशन के क्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे फर्मेंटेड बेवरेजेस कहते हैं। तो बहुत से ऐसे फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाया जाता है। तो चलिए इसको सीखते हैं। इसमें माइक्रोब्स कौन से इस्तेमाल होता है, तो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसको हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट या इसी को हम लोग बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। हम लोग इसके पहले वाले जो हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेड के बारे में, तो वहां पर भी यही ईस्ट प्रयोग किया गया था, है ना। तो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है इसमें। और रॉ मटेरियल क्या होता है, तो रॉ मटेरियल माल्टेड सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। माल्टेड का मतलब हुआ ऐसा अनाज जिसको अंकुरित करके फिर से सुखा लिया जाता है, उसको पीस दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं माल्टेड सीरियल्स, यानी अंकुरित किया गया फिर इसको सुखा करके पीस लिया गया। तो माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लीजिए कि माल्टेड सीरियल्स है या फ्रूट जूस है, उसको हम लोग क्या किए, ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन करा दिए, तो उससे क्या बन गया, इथेनॉल और CO2। इथेनॉल इज द मेन प्रोडक्ट, यानी यही जो है ना पेय पदार्थ होता है, और यही जो है ना शराब मुख्य तौर पे कह सकते हैं। तो ये जो फर्मेंटेशन से जो पेय पदार्थ बना है इसको बोलेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस, इसको, है ना। अब ये जो है ना दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे फर्मेंटेड बेवरेज होते हैं जो डिस्टिल किया गया रहता है। डिस्टिल मतलब उसको कह सकते हैं प्यूरिफाई किया गया रहता है ना। और कुछ ऐसे पेय पदार्थ होता है जिसको डिस्टिल्ड नहीं किया गया रहता है। तो जो नॉन डिस्टिल्ड पदार्थ होता है, जो नॉन डिस्टिल्ड पेय पदार्थ होता है या फर्मेंटेड बेवरेज होता है, उसका एग्जाम्पल याद करना कि कौन सा डिस्टिल्ड है और कौन सा नॉन डिस्टिल्ड है। तो जो बियर और वाइन पिया जाता है वो होता है नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड क्या होता है, तो विस्की, ब्रांडी, रम, ये जो है ना सब के सब अल्कोहलिक है, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल का मतलब होता है अल्कोहल। इसके पीने से आदमी नशे में हो जाता है। तो यही फर्मेंटेड बेवरेजेस दो तरह के हो सकते हैं। कुछ को डिस्टिल नहीं किया गया था, इसका बियर, ब्रांडी, बियर और वाइन, है ना। और जिसको डिस्टिल किया गया था उसमें कौन कौन से आते हैं, तो विस्की, ब्रांडी और रम। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि जो हम लोग फर्मेंटेड बेवरेज बनाते हैं उसमें कौन सा माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं। तो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। रॉ मटेरियल्स क्या होता है, तो उसमें रॉ मटेरियल्स होता है माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस। जब सेक्रोमाइसिस सेरेविसी माल्टेड सीरियल्स या फ्रूट जूस को फर्मेंट करता है तो उससे इथेनॉल और CO2 बनता है। ये इथेनॉल ही फर्मेंटेड बेवरेज होता है। ये फर्मेंटेड बेवरेज को दो वर्गों में बांटा गया। एक होता है नॉन डिस्टिल, जिसमें बियर और आता है वाइन, और एक होता है फर्मेंटेड जिसमें आता है विस्की, ब्रांडी और रम। विस्की, ब्रांडी और रम, है ना। ये हम लोग को याद रखना है कौन डिस्टिल है कौन नॉन डिस्टिल है। ये कई बार नीट में पूछा जा चुका है ना। फर्मेंटर्स क्या होते हैं, तो देखिएगा फर्मेंटेशन कराकर जब जो उत्पाद बनाया जाता है ना, तो वो उत्पाद एक बड़े बड़े पात्र में बनाया जाता है। उसके लिए एक बड़ा बड़ा पात्र की आवश्यकता होती है और उसी पात्र को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर्स, है ना। तो देखिएगा लिखवाए हैं, लिखे हैं माइक्रोब्स के प्रयोग कर बड़े स्तर पर प्रोडक्ट बनाने के लिए, माइक्रोब के प्रयोग कर बड़े स्तर पर प्रोडक्ट बनाने के लिए बड़े बड़े पात्र की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर्स कहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एंटीबायोटिक के बारे में, प्रतिजैविक के बारे में, है ना। तो क्या होते हैं एंटीबायोटिक, तो कुछ माइक्रोब्स द्वारा बनाए जाने वाले वे केमिकल सब्सटेंस, कुछ माइक्रोब्स द्वारा बनाए जाने वाले वे केमिकल सब्सटेंस जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को या तो नष्ट कर देते हैं यानी किल कर देते हैं, या फिर उनके वृद्धि को रोक देते हैं।
यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तो मुख्यतः देखा जाए तो एंटीबायोटिक माइक्रोब्स द्वारा बनाया जाने वाले केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो करते क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को या तो किल कर देते हैं या फिर उनके ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं, है ना। तो उनको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। यानी कुछ माइक्रोब्स द्वारा बनाया जाने वाले वे केमिकल सब्सटेंस जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को या तो नष्ट कर देते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उसे हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक जो है ना, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है एंटी और एक होता है बायो। एंटी के मतलब अगेंस्ट और बायो का मतलब लाइफ, कुल मिलाकर हुआ अगेंस्ट लाइफ, यानी जीवन के विरुद्ध। तो किसके जीवन के विरुद्ध होता है, तो डिजीज कॉजिंग, यहाँ पे जो जीवन के विरुद्ध है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है ना। अच्छा, ये जो एंटीबायोटिक हो ना, 20वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख खोज माना जाता है। एंटीबायोटिक जो है 20वीं शताब्दी की सबसे प्रमुख खोज माना जाता है, ठीक है। आइए इसके खोजकर्ता के बारे में पढ़ते हैं। खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। और किससे खोजा गया, फ्रॉम किससे, तो पेनिसिलियम नोटेटम, एक प्रकार के फंगी उससे खोजा गया। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कैसे इसका खोज हुआ। तो ये जो एंटीबायोटिक का जो डिस्कवरी हुआ वो बाय चांस डिस्कवरी हुआ। एक्चुअली में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट एंटीबायोटिक का खोज करने नहीं बैठे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट अपने कल्चर मीडियम में स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे, परंतु उनका जो बैक्टीरिया था ना वो ग्रो नहीं कर रहा था, उनका संख्या बढ़ ही नहीं रहा था। तब उनका नजर उस पैट्री डिश में लगे पेनिसिलियम नोटेटम पे पड़ा। उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम के आसपास बैक्टीरिया जो था स्टेफाइलोकोकस वो ग्रो ही नहीं कर रहा। गहन अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि इस पेनिसिलियम नोटेटम में एक ऐसा पदार्थ है जिसके चलते ये स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा है, स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा है। तो उसी पेनिसिलियम नोटेटम से वो पदार्थ निकाल करके विश्व का पहला एंटीबायोटिक मतलब पेनिसिलिन बनाए थे। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, समझे। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने कल्चर मीडियम में स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, परंतु स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। उन्होंने देखा कि पेट्री डिश में एक फंगी लगा जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। उस पेनिसिलियम नोटेटम के आसपास स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा था। उन्होंने सोचा जरूर इस फंगी के पास ऐसा कुछ पदार्थ है जिससे ये ग्रो नहीं कर पा रहा। तो फिर उन्होंने उसका रिसर्च किया तो पाया कि इसमें एक ऐसा पदार्थ है जो इसके चलते ये नष्ट हो जा रहा है। तो उसी पदार्थ से उन्होंने विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम बनाया, है ना। तो ये तो हो गया इसका खोज के बारे में। अब वो विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया था, और ये जो पेनिसिलिन था उसका कार्य शक्ति का खोज किसने किया था, मैंने ये कौन कौन से कार्य करते हैं, पोटेंशियल का डिस्कवरी किसने किया था, तो अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन का पोटेंशियल का खोज किया, मतलब वो किन किन क्षेत्रों में यूज किया जा सकता है इसका खोज किया। और इसलिए इनको 1945 में, तीनों आदमी को 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चलिए भाई, आप विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किए हैं लोग, आप लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है। फिर हम बात करें कि एंटीबायोटिक्स का यूज और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्लेग, वोटिंग कॉप्स, हमारे एनसीटी में दिया है, जिसको काली खांसी कहता है, डिप्थेरिया, लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, इन सभी रोगों में भी एंटीबायोटिक का इलाज किया जा रहा। आजकल तो ऐसा लगता है कि एंटीबायोटिक के बिना दुनिया ही नहीं है ना। एंटीबायोटिक आज बहुत ज्यादा बन गया है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक बन गया और लगभग हर रोग में एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, मतलब कुछ ऐसे यूजफुल एसिड्स होता है जिसके प्रोडक्शन में, जिसके उत्पादन में माइक्रोब्स की अहम भूमिका होती है। और ये जो है ना टोटल MTR है, मतलब कि इसको आप लोगों को रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि साइट्रिक एसिड का उत्पादन किससे किया जाता है, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, है ना। तो आइए देखते हैं
साइट्रिक एसिड, ये हमारे लिए यूजफुल होता है। इसका निर्माण किससे किया जाता है? तो एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक प्रकार का फंगी है। एसिटिक एसिड का निर्माण किससे किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ब्यूटेरिक एसिड का निर्माण किससे किया जाता है? तो क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिलिकम, है ना, क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिलिकम से किया जाता है, जो कि एक प्रकार का फंगी है। लैक्टिक एसिड तो आप लोग जानते ही हैं, लैक्टोबैसिलस, जिसको लैब कहते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है ना। ये भी बैक्टीरिया, केवल एक है ना जो फंगी से बन रहा, वो है साइट्रिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार से जो हम लोग भले ही पहला एंटीबायोटिक पढ़े थे कि पहला एंटीबायोटिक क्या बोलते हैं उसको, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगी से उसका निर्माण हुआ था, लेकिन अधिकतर एंटीबायोटिक ना बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें कि बहुत सारे ऐसे यूजफुल एसिड्स होता है जिसको हम लोग माइक्रोब के द्वारा बना सकते हैं। कि साइट्रिक एसिड बनाया जाता है एस्परजिलस नाइगर से, एसिटिक एसिड बनाया जाता है एसिटोबैक्टर एसिटी से, ब्यूटेरिक एसिड बनाया जाता है क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिलिकम से, और लैक्टिक एसिड बनाया जाता है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, है ना। वैसे ही माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं और उनका निर्माण किया जाता है माइक्रोब से। जैसे कि लाइपेज ना एक प्रकार के फंगी से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है यूज इन डिटर्जेंट, यानी कि सरफ वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? रिमूव ऑयली स्टेन, तैलीय धब्बा को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, है ना। प्रोटीएज और पैक्टिनेज, जो कि एक प्रकार के एंजाइम है, बनाए जाते हैं फंगी से, है ना। ये करते क्या है? तो जैसे कि पैक्ड जो जूसेस आता है ना, जो मतलब कि पैक होकर के आता है जूस, वो बड़ा साफ सुथरा दिखता है। और उसका साफ सुथरा दिखने का वजह है कि उसमें जो भी मैंने फाइबर्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, उसको पचा दिया गया रहता है, मतलब तोड़ दिया गया रहता है। किससे? प्रोटीज और पैक्टिनेज से। जो हम अगर हम लोग घर पे जूस बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें फाइबर्स रह जाते हैं या फिर प्रोटीन्स के पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो कह सकते हैं कि प्रोटीज एंड पैक्टिनेज का इस्तेमाल क्या करते हैं, कहाँ करते हैं? तो फ्रूट जूस के क्लेरिफाइंग एजेंट में, यानी उसके जो साफ सुथरा दिखता है, तो उसका वजह है कि वहां पे हम प्रोटीज और पैक्टिनेज का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से उसमें जो चीजें होती है वो पच जाती है और साफ हो जाती है ना। उसी प्रकार के स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका निर्माण होता है प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसका निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है। ये काम क्या करता है? तो अगर हमारे ब्लड वेसल्स में, खून के नसों में कहीं पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको ब्रस्ट करता है, मैंने बस्ट मतलब फोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है, तो क्लॉट बस्टर का काम करता है। और अगर क्लॉट रहता है तो पता है क्लॉट कहीं पे जम जाता है नसों में, तो उससे हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं क्लॉट बस्टर का काम करता है और प्रिवेंट करता है हमें हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक ना लाने में प्रिवेंट करता है। बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, तो ये प्रोड्यूस किया जाता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंगिस से। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंगिस इसको निर्मित किया जाता है और वर्क एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। यानी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एक प्रकार का ऐसा केमिकल्स होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। जैसे क्या होता है ना, कई बार अगर हम लोग कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब किसी और का ऑर्गन किसी और में लगाया जाता है, तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम कहता है कि कोई भी बाहरी कोशिका होगा ना, चाहे बाहरी ऑर्गन होगा, उसको हम रिजेक्ट करेंगे, वो हम उसको हम नष्ट कर देंगे। तो आप सोचिए कि बाहरी ऑर्गन को हम अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उस समय हमारे इम्यून सिस्टम क्या करे, उसको रिजेक्ट कर दे, उसको नष्ट कर दे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उस समय जो इंसान ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया रहता है, तो उसको इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए एक अलग से दवा खाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। और उसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, है ना। तो ये होता है वर्क एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। और ये किसको लेना पड़ता है? तो जो इंसान किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया रहता है। स्टेटिन्स प्रोड्यूस बाय मोनास्कस परप्यूरस फंगी, ये मोनास्कस परप्यूरस फंगी से प्रोड्यूस होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए होता है। ठीक है,
तो ये जो भी बातें हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ से नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे तो हमें लगता है कि ये वाला टॉपिक जो है ना ज्यादातर याद करने वाला टॉपिक है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं सीवेज क्या होता है। व्हाट आर सीवेज, है ना। सीवेज किसे कहते हैं, तो घरों, उद्योगों तथा होटलों से निकलने वाले गंदले जल को ना सीवेज कहते हैं। घरों, उद्योगों तथा होटलों से निकलने वाले गंदले जल को सीवेज कहते हैं। सीवेज में कंपोनेंट के रूप में क्या क्या होता है, तो उसमें ह्यूमन एक्सक्रेटा माने मलमूत्र होता है, ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेंस होते हैं। मलमूत्र होते हैं कुछ ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ और साथ ही साथ रोगाणु रहते हैं। ठीक है। अब आप बताएं कि क्या सीवेज को जो निकलता है, सीवेज माने गंदे पदार्थ निकलता है, जल निकलता है, उसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दें या फिर उसको सफाई करके साफ पानी को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करें। तो जाहिर सी बात है आप लोग का जवाब होगा कि उसको साफ करके जो साफ पानी है उसी को वाटर बॉडी मतलब कि नेचुरल वाटर बॉडी का मतलब हुआ नदी वगैरह में छोड़ा जाए। तो वही लिखा है कि सीवेज को नेचुरली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले उसे एसटीपी में साफ कर लेना चाहिए, है ना। अब एसटीपी क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वह प्लांट जहां पर सीवेज का ट्रीटमेंट कर उसे साफ किया जाता है, मतलब जहां पे गंदले पदार्थ, गंदले जल को मतलब कि ट्रीटमेंट करके उसको साफ किया जाता है उसे एसटीपी कहते हैं। अब जो एसटीपी में सीवेज का ट्रीटमेंट जो होता है दो स्टेज में होता है। सीवेज हो गया, एक होता है उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि अगर इसको लिखते तो हम बोर्ड कम पड़ जाता, तो इसको हम समझाएंगे ही, है ना। थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो इसमें सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से जो भी डेब्रिज, डेब्रिज का मतलब होता है कूड़ा करकट, माने बारी बारी से फिल्ट्रेशन से जो भी कूड़ा करकट ऊपर फ्लोट कर रहे होते उसको छानकर अलग कर लिया जाता है। तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से क्या करते हैं, फ्लोटिंग डेब्रिज, कूड़ा करकट को रिमूव करते हैं पहले, है ना। और उसके बाद जो गंदले पदार्थ होता है, सीवेज होता है, उसको लेकर जाते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये वाला है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, है ना। सबसे पहले क्या कि जो गंदले जल था उसमें से जो भी कूड़ा करकट ऊपर फ्लोट कर रहा था उसको हम रिमूव कर दिए। अब उस सीवेज को हम क्या किए, एक टैंक में ले गए जिसको बोलते प्राइमरी सेटलिंग टैंक। जब इसको हम शांत छोड़ देंगे उस टैंक में तो होगा ये कि इसमें जो भी बैठने वाला सब्सटेंस होगा, है ना, थोड़ा सा भारी कण होगा, वो तली में बैठ जाएगा और जो पानी होगा ऊपर रहेगा, है ना। तो जो बैठेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज और जो ऊपर के पानी होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट, समझ रहे। जो गंदे पदार्थ था वो तली में बैठ गया और फिर जो ऊपर के जल था ना उसको बोल दिया हम लोग प्राइमरी इफ्लुएंट और प्राइमरी स्लज। ठीक, तो यहां तक हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या किए, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से जो फ्लोटिंग डेब्रिज था उसको रिमूव कर दिए और फिर इस वाटर को लेकर गए कहाँ पे, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, उसको शांत छोड़ दिए। शांत छोड़ने से क्या हुआ, जो भारी कण था वो तली में बैठ गया, सेटल डाउन कर लिया, और जो ऊपर के वाटर था वो तो ऊपर ही रहा। तो जो बैठ गया उसको बोले प्राइमरी स्लज और जो ऊपर के पानी था उसको बोले प्राइमरी इफ्लुएंट। अब प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लेके जाएंगे एक एरेशन टैंक में, एरेशन टैंक में लेके जाएंगे, है ना। अब यहां से होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जैसे एरेशन टैंक में जाता है वहां से स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल यहीं पे किया जाता है ना। तो होता क्या है, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को ले गए एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में क्या होता है, एयर को पंप किया जाता है, इस पानी में एयर को पंप किया जाता है और इसमें कुछ एरोबिक फ्लक्स यानी कि ऐसे फंगी और बैक्टीरिया को डाला जाता है जो ऑक्सीजन के मैंने यूज करके बढ़ते हैं। उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स मीन फंगी और बैक्टीरिया का ग्रुप डाल देते हैं। यहाँ पे फ्लक्स को डाल दिए और उनको जिंदा रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एयर को पंप कर रहे हैं, है ना। एरेशन टैंक में क्या कर रहे हैं, एयर को पंप कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी पड़ा एरेशन टैंक।
अब उसको क्या हुआ, ये जो फ्लक में जो बैक्टीरिया और फंगी था वो क्या करेगा, एयर को यूज करेगा और उसमें जो भी कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको कंज्यूम करने लगेगा, मतलब खाने लग जाएगा। तो जितने कार्बनिक मैटर था वो उसको कंज्यूम करेगा, तो कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग O2। ठीक है, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब पूरा के पूरा मतलब क्या होगा, इसमें के जो भी कार्बनिक मैटर होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स था उसमें जब डाले तो वो अपना संख्या भी बढ़ाया और उसके अलावा क्या किया कि और इसमें मौजूद कार्बनिक मैटर को कंज्यूम किया एयर को इस्तेमाल करके, है ना। तो जब बीओडी रिड्यूस हो जाता है, अब समझते हैं बीओडी क्या होता है। तो देखिएगा, 1 लीटर वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को जितने ऑक्सीजन का डिमांड होता है उसको हम लोग कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर तो सुनिए, 1 लीटर वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए जितने ऑक्सीजन चाहिए होता है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। तो यहाँ पे अगर पानी का ज्यादा बीओडी है, इसका मतलब है कि उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है ना, और जिसका बीओडी कम है इसका मतलब कि उसमें कम ऑर्गेनिक मैटर है। तो जब बीओडी एकदम डिक्रीज कर जाएगा तो क्या करेंगे, हम उसको लेके जाएंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, यहाँ पे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में लेके जाएंगे। अब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में लेके जाएंगे, सेटलिंग टैंक का मतलब कि वहां पे शांत छोड़ना है और पानी में जो भी बड़े बड़े कण होंगे वो बैठेंगे। तो फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में लेके जाएंगे तो उसको शांत छोड़ देंगे। शांत छोड़ने के बाद क्या होगा, ये जो माइक्रोब्स उसमें डाले थे यानी बैक्टीरिया और फंगी वो तरी में बैठ जाएंगे और जो ऊपर के पानी होगा वो ऊपर आएगा। तो ऊपर के पानी को बोलेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट और नीचे को जो बैठे थे ना वो माइक्रोब उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब ऊपर के पानी को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे जो बैठे थे उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज, है ना, क्योंकि वो जैविक चीज है ना, उसलिए उसको बोल रहे एक्टिवेटेड स्लज। और ऊपर के पानी को सेकेंडरी इफ्लुएंट को क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे वाटर बॉडीज में, है ना। और फिर यहाँ पर जो एक्टिवेटेड स्लज था उसको हल्का सा मात्रा डालेंगे यहाँ पे आयरन टैंक में, ताकि फिर से यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो खा करके उसको साफ करे। और जो ज्यादातर बचता है ना उसको बोलते हैं, उसको कहाँ पे डालते हैं, तो स्लज डाइजेस्टर एक होता है जहाँ पे बायोगैस बनाया जाता है, तो वहां पर उसको डाल देते हैं। फिलहाल इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम आप लोग को बता रहे हैं कि सीवेज का ट्रीटमेंट 2 चरणों में होता है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें जो सबसे पहले क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग डेवरेज होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फिर इस वाटर को कहाँ लेके जाते हैं, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में लेके जाते हैं, जहाँ पे वाटर को शांत छोड़ देते हैं, जिससे कि वाटर में मौजूद बड़े बड़े कण तली में बैठ जाते हैं। जो बैठे हुए पदार्थ है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, जो ऊपर के पानी उसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। यहाँ पे हो जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म। फिर इस प्राइमरी इफ्लुएंट को कहाँ लेके जाते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट लेके जाते हैं एरेसन टैंक में। एरेसन टैंक में क्या होता है, तो वहां पे हम लोग वाटर ऑक्सीजन को पंप करते हैं और ऑक्सीजन को पंप करने के बाद वहां पे हम डालते हैं एरोबिक फ्लक, यानी उस फ्लक में क्या क्या होता है, बैक्टीरिया होता है और फंगी होता है। ये बैक्टीरिया और फंगी ऑक्सीजन का यूज करते हैं और अपना संख्या बढ़ाते हैं, साथ ही साथ उस वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को खाने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसका बीओडी कम हो जाता है। बीओडी जब पूरा कम हो जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, लेके जाते हैं कहाँ पे, बीओडी कम का मतलब हुआ कि उसमें जब खाने लगेंगे तो कार्बनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का जो भाग होगा, मात्रा होगा, वो कम हो जाएगा जब खाने लगेंगे। तो बीओडी जब कम हो जाएंगे तो फिर उसको लेकर जाएंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होगा, इसको शांत छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, जो क्या बोलते हैं, ये स्लग डाले थे वो तली में बैठ जाएंगे और ऊपर पानी रहेगा। तो जो बैठे हुआ रहेगा उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज, और जो ऊपर के पानी रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी इफ्लुएंट को क्या करेंगे, नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देंगे। और जो स्लज था एक्टिवेटेड स्लज, उसको हल्का सा मात्रा फिक्स डालेंगे एल्सन टैंक में और
अधिकतर मात्रा को हम कहाँ डालेंगे, तो स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लोग सीखेंगे कि बायोगैस क्या होता है, बायोगैस प्लांट कैसे वर्क करता है, बायोगैस में कौन कौन से गैसें बनती है, कौन से माइक्रोब पार्टिसिपेट करता है, इन सब चीजों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले बिना वक्त गवाए बायोगैस सीखते हैं कि बायोगैस क्या है। तो जब एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा जैविक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है तो गैसों का एक मिश्रण बनता है जिसे बायोगैस कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है ना, उसको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। मतलब ये हुआ कि डिकम्पोज का मतलब हुआ कि विघटित करते हैं, और जब विघटित करते हैं तो गैसों का एक ग्रुप बनता है, गैसों का एक मिश्रण बनता है, और उसी गैसों के मिश्रण को हम लोग कहते हैं बायोगैस, है ना। वहीं लिखवा गया है कि जब एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा जैविक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है तो गैसों का एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसे बायोगैस कहते हैं। फिर बात होती है कि सर बायोगैस का कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी गैसें मौजूद रहती है। तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन, H2 और H2S और CO2 रहता है। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें सबसे ज्यादा कौन रहता है, तो बोलेंगे मीथेन। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मीथेन जो है बायोगैस का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। फिर बात आती है कि सर कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो मतलब कि ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके बनाता है बायोगैस। तो उनका नाम होता है, उनके समूह का नाम है मिथेनोजेन। मिथेनोजेन क्या होता है, तो वे एनारोबिक बैक्टीरिया जो बायोगैस का निर्माण करते हैं। किसको डिकम्पोज करके बायोगैस का निर्माण करते हैं, तो कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को, यानी कि वे एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके बायोगैस का निर्माण करते हैं उन्हें मिथेनोजेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है कि मिथेनो बैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल है। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो फाउंड इन रूमेन ऑफ रूमिनेंट एनिमल। यानी कि रूमेन क्या होता है, रूमेन तो रूमेन होता है घास खाने वाले जानवरों को ना हम लोग रूमिनेंट कहते हैं, और उनके एक अमाशय यानी कि स्टमक का एक पार्ट होता है इसको रूमेन कहते हैं। वहां पे मिथेनोबैक्टीरियम पाए जाते हैं। आप लोग कहेंगे सर वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करके सेलुलोज को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यूं कह सकते हैं। उसके अलावा एनारोबिक स्लज डाइजेशन में भी मौजूद रहते हैं। एनारोबिक स्लज डाइजेशन क्या होता है, तो एक टैंक होता है जहां पे एरोबिक सूक्ष्म जीवों को डाइजेस्ट करके क्या बोलते हैं बायोगैस का निर्माण किया जाता है। आप लोग को याद है वहां वाला, जब हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में वाटर को शांत छोड़े थे तो ऊपर के जो पानी बचा था उसको बोल रहे थे सेकेंडरी इफ्लुएंट, और नीचे जो बच गया था ना, मतलब वो क्या बोलते हैं माइक्रोब्स वगैरह नीचे जब तली में बैठे थे उसको कहते हैं हम लोग एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ मात्रा लेकर के हम डाल दिए थे एरेसन टैंक में, जिसके चलते वो क्या कर रहे थे फिर से वहां पे ग्रो करके उस एरेसन टैंक के पानी में जो गंदे पदार्थ थे, मतलब यूं कह सकते ऑर्गेनिक मैटर थे, उसको कंज्यूम कर रहे थे। और जो अधिकतर भाग था ना उसको हम उड़ा रहे थे कहाँ पे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जब इसको डाल देते थे तो हुआ ये था कि वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया रहते थे और इसको डाइजेस्ट करके क्या कर रहे थे, बायोगैस का निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर उस ज्यादा समय जब बनाए तब भी कोई खास दिक्कत नहीं है। बस याद रखिए कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है, एक टैंक होता है जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया रहते हैं और वहां पे क्या करते हैं बायोगैस का वो भी निर्माण करते हैं, ठीक ना। अब बायोगैस प्लांट क्या होता है, तो वह प्लांट जिसके द्वारा बायोगैस का निर्माण किया जाता है उसे बायोगैस प्लांट कहते हैं, है ना। अब बात आती है कि सर थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि बायोगैस प्लांट कैसे होता है। तो ये रहा भाई साहब आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें एक इनलेट चैम्बर होता है, ये इनलेट चैम्बर,
यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वाटर मैंने डंग का मतलब समझ, डंग का मतलब होता है गोबर, गोबर और वाटर, इसके साथ साथ और भी मैंने जैविक पदार्थों को यहाँ पे घोल तैयार करके इस पाइप के रास्ते यहाँ पे भरा जाता है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टर। जैसे यहाँ पे जाता है तो होता क्या है कि यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, और वो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर गया उसको डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ करके बनाते हैं गैसों का मिश्रण, और वो गैसों का मिश्रण ऊपर आकर के यहाँ पे गैस होल्डर में इकट्ठा हो जाता है। गैस होल्डर ये फ्लोटिंग कवरिंग होता है, ऐसे फ्लोट करते मतलब कि तैरने वाला कवरिंग रहता है। यहाँ पे जो गैस बनता है यहाँ पे आकर के गैस होल्डर में मौजूद हो जाते हैं। जब हम इसको गैस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पेंच लगा है, इसको खोलेंगे तो इस पाइप के रास्ते गैस आगे जाएगा, और जब आगे जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जला करके खाना वगैरह पका सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पे एलपीजी का पाइप लगा रहता है गैस चूल्हा में, वहां पे ये पाइप लगा देंगे तो वहाँ ही बेहतरीन तरीके से वो जलेगा, हम उससे खाना भी पका सकते हैं। और जो यहाँ पे वेस्ट पदार्थ बचेगा उसको आउटलेट चैम्बर से बाहर निकाल कर खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हुआ मोटा मोटी बात है। अब आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखित तौर पर समझते हैं, है ना। बायोगैस प्लांट में 10 से 15 फीट गहरा एक टंकी होती है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं। बायोगैस प्लांट में ये वाला टंकी की बात कर रही है, 10 से 15 फीट गहरा कंक्रीट का बना हुआ एक टंकी होता है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं, है ना। डाइजेस्टर अन्य दो छोटे छोटे चैम्बर से जुड़ा रहता है। ये जो डाइजेस्टर है ना, अन्य दो छोटे छोटे चैम्बर से जुड़ा रहता है। एक का नाम है इनलेट चैम्बर और दूसरा का नाम है आउटलेट चैम्बर। अब इनलेट चैम्बर क्या होता है, तो देखिए ये होता है इनलेट चैम्बर। क्या करता है ये, तो इनलेट चैम्बर में डंग, वाटर तथा अन्य जैविक पदार्थों का घोल तैयार करते हैं, जो घोल अंततः कहाँ पहुंचता है, डाइजेस्टर में आ जाता है यहाँ पर, है ना। डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर, यहाँ पे ना एक्चुअली अगर हम बात करें कि एनारोबिक बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, तो जो गोबर है ना, गोबर में एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, डंग में, है ना। जब ये यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है डाइजेस्टर में, तो होता क्या है कि एनारोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, और तोड़ करके बनाते हैं क्या, और गैसों का मिश्रण बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बायोगैस। डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर बायोगैस का निर्माण करते हैं, जो गैस होल्डर में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे बायोगैस बनता है, जो गैस होल्डर ये वाला है उसमें स्टोर रहता है। और कौन कौन सा गैस रहता है, तो मीथेन रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, हाइड्रोजन रहता है, और CO2 रहता है। मुख्य रूप से मीथेन गैस यहाँ पर आता है। सॉरी। बचा हुआ स्लरी को आउटलेट चैम्बर द्वारा बाहर निकालकर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो शेष पदार्थ बच जाता है उसको आउटलेट चैम्बर द्वारा निकाल लेते हैं और उसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन खाद का, मैं खाद के रूप में ये काम करता है। इसको हम खेतों में डाल लेते हैं, जिससे मेरे जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है ना। अब बात ये आता है कि पहली बार बायोगैस प्लांट किसने बनाया था। दो संस्था है, IARI और एक दूसरा है KVIC। इसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो दूसरा का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो ये रहा आप लोगों के बायोगैस प्लांट के बारे में लगभग सभी चीज। अगर इसमें आप लोग कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मुझे यकीन है डाउट तो नहीं है होना चाहिए, लेकिन अगर डाउट है भी तो कमेंट में पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के डाउट को सॉल्व करने में। शुक्रिया। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे यकीन है कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो शूट कर रहे हैं, और जितने मैंने बोर्ड पर लिख रखा है इसमें पूरे चैप्टर का मतलब ये आखिरी पड़ाव है। इसके पहले मैंने जितने वीडियो शूट किया हूँ हो सकता है उसमें अलग अलग ड्रेस पहने होंगे, क्योंकि एक चैप्टर एक दिन में नहीं बन पाता है।
ये लिखने में ही काफी वक्त लग जाता है, तो थोड़ा सा परेशानी होती है, एक दिन में तो संभव नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब वीडियो आदमी शूट करता है तो लगता है कि यहाँ पे कुछ हम थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिए हैं, उसको हम फिर से शूट कर लेते हैं। तो भले 15-20 मिनट का वीडियो शूट होता है, लेकिन इसमें भी कि वो शूट करने में 1-2 घंटा से अधिक लग जाता है ना। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग आखिरी पड़ाव को समझते हैं। 2 टॉपिक को कवर करना है इसमें, एक है बायो कंट्रोल एजेंट और एक है बायो फर्टिलाइजर्स। इसी 2 टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर होगा समाप्त। और भले ही आप लोग इसको वन शॉट में देखेंगे, लेकिन ये वन शॉट में है नहीं, क्योंकि इसको मैंने कई दिनों में हल्का हल्का करके बनाया और इस वीडियो को जोड़ करके वन शॉट बना रहा है ना। तो बहर बिना वक्त गवाए चलिए इसको शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, परिभाषा देखिएगा। वे जीव जो प्लांट और एनिमल के लिए हानिकारक जीवों को नियंत्रित करते हैं या फिर यूं कहें कि नष्ट कर देते हैं, उन्हें बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। वे जीव जो प्लांट और एनिमल के लिए हानिकारक, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वैसे जीवों को नियंत्रित करते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं, उन्हें बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट बेसिकली छोटे जीव होते हैं जो हमारे लिए और प्लांट के लिए जो हानिकारक जीव होते हैं उसको नष्ट करते हैं। तो ऐसे जीव जो प्लांट्स और एनिमल के लिए हानिकारक जीवों को मारने का काम करते हैं उनको कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट की जगह पर अनेक केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसका निम्न दुष्प्रभाव है। बायो कंट्रोल एजेंट का प्रयोग ना करके, मतलब जीवों का प्रयोग ना करके, हम क्या प्रयोग करते हैं आजकल, तो कुछ केमिकल्स, जैसे इंसेक्ट को मारना है तो इंसेक्टिसाइड्स, पेट्स को मारना है तो पेस्टिसाइड्स, वीड्स मतलब होता है खरपतवार, उसको नष्ट करना हो तो वीडिसाइड का प्रयोग करते हैं, है ना। जनरली हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अगर किसी कीटों को भगाना है तो कीटनाशक मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, साइड का मतलब होता है हत्या, है ना। तो नहीं होता सुसाइड, आत्महत्या, तो पेस्टिसाइड्स यानी पेस्ट को मारने वाला, इंसेक्टिसाइड्स मतलब इंसेक्ट को मारने वाला, है ना। वीडिसाइड्स मतलब खरपतवार को नष्ट करने वाला। तो अगर हम इस जीवों के अतिरिक्त जीव का प्रयोग ना करें, अगर हम इन सब चीजों का प्रयोग करें हार्मफुल जीवों के लिए, मतलब हानिकारक जीवों को भगाने के लिए या नष्ट करने के लिए, तो उसका बहुत सारा दुष्प्रभाव है। हम तो ये समझ रहे हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट एक जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो हमारे लिए और प्लांट्स के लिए हानिकारक जीवों को नष्ट करते हैं, लेकिन उनको नष्ट करने के और भी तो साधन है। हम चाहें तो कुछ केमिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसाइड, उसका प्रयोग करके इनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रयोग से कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हमारे ऊपर आते हैं, है ना। तो वही लिखवाया गया है कि बायो कंट्रोल एजेंट के जगह पर अनेक केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसका निम्न दुष्प्रभाव है। क्या मिट्टी और जल प्रदूषित हो जाते हैं। हम जब पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी और जल प्रदूषित हो जाता है, मतलब सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन होता है। फिर पौधों के उत्पाद प्रदूषित हो जाते हैं। पौधों के उत्पाद का मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई फसल लगाए हुए हैं, है ना, इसे बैगन कुछ भी लगा सकते हैं, बैगन, टमाटर, कुछ भी, तो हमको लगा ना कि इसमें ना कुछ हानिकारक जीव आकर के मेरे पौधों को नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो हम जाएंगे मार्केट से इंसेक्टिसाइड्स मतलब कि कीटनाशक लाकर उस पर छिड़काव कर देंगे। तो वो तो ठीक है भाई, आपके जो हार्मफुल इंसेक्ट्स थे वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके चलते जो हम छिड़काव कर रहे हैं उसके जो उत्पाद है पौधा का वो भी प्रदूषित हो जाएगा, और वो जब हम ऐसे खाएंगे तो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है ना। तो वहीं लिखवा गया कि पौधों के उत्पाद प्रदूषित हो जाते हैं, पानी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। थोड़ा समझिएगा ध्यान से इस बात को। अगर हम किसी जीव को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, जैसे कि कोई इंसेक्ट है जो हमको ही या फिर पेड़ पौधों को
मैंने हानिकारक प्रभाव पड़ा रहा है, मतलब वो हमारे ऊपर बैड इफेक्ट डाल रहा है, तो हम चाहेंगे उसको नष्ट करना। अगर हम उसको पूर्णतः मार दे, पूरा खत्म ही कर दे, तो उससे दिक्कत ये होगा कि पारितंत्र प्रभावित हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको पूरा नष्ट कर दे तो उसको खाने वाले जो जीव होंगे उनकी संख्या घट जाएगी, फिर उनको खाने वाले जो जीव होंगे उनकी संख्या घट जाएगी, मतलब हमारे पारितंत्र ना अनबैलेंस हो जाएगा। तो हम लोगों को पूरा मारना नहीं चाहिए, उनको हल्का मतलब कम कर रखना चाहिए। अगर पूरा मार देंगे तो पारितंत्र जो है ना पूरा उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, इकोसिस्टम का जो होता है ना बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वही लिखवाया गया है कि पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है जब हम इस केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या क्या माने साइड इफेक्ट है, तो मिट्टी और जल का प्रदूषण, मिट्टी और जल प्रदूषित हो जाता है, पौधों के जो उत्पाद होते हैं वो भी संदूषित हो जाते हैं, पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है ना। अतः हमें इन हानिकारक रसायनों के जगह पर बायो कंट्रोल एजेंट का प्रयोग करना चाहिए। इन हानिकारक रसायन जो हम छिड़क रहे हैं जिससे अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनके जगह पर हमें बायो कंट्रोल एजेंट मतलब ऐसे जीवों का प्रयोग करना चाहिए जो इनको नष्ट करे, जो इनको खा जाए, ठीक है, उनको प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, ये कैसे डिपेंड मतलब किस तरह वर्क करता है, तो आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों को मार के खाते हैं। तो ऐसे भी कीटों में भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो माने हानिकारक जीवों को खाते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए कि मच्छर हमको परेशान करता है, तो हम तो चाहेंगे ना कि मच्छर हट जाए, ना रहे, तो हम उसको मारेंगे नहीं। हम सोचेंगे कि मच्छर को कौन खाता है, माने मच्छर का शिकार कौन करता है, तो मच्छर का शिकार जो करेगा तो उसको हम लेके आएंगे, भाई तू यहाँ पर है और यहाँ पर जो भी मच्छर उसको मार दे, है ना। मतलब कि हमको जो परेशान करेगा उसका शिकार लेके आएंगे और अपने आसपास में छोड़ देंगे। वो क्या करेंगे, वैसे जो क्या करेंगे उसको हम लोग बायो कंट्रोल बोलेंगे, और वैसे जो क्या करेंगे हमारे आसपास में जो भी हार्मफुल इंसेक्ट है उनको नष्ट करने का काम करेंगे, है ना। तो ये शिकार और शिकारी पर आधारित यानी प्रे और प्रेडेटर पर आधारित ये टॉपिक है ना। देखिएगा यहाँ पे कुछ हानिकारक जीव तथा उनके नियंत्रित करने वाले बायो कंट्रोल एजेंट निम्न है। जैसे अगर आपके यहाँ एफिड्स का कोहराम पड़ा हो, एफिड्स एक प्रकार के हार्मफुल इंसेक्ट होता है, अगर ये आपके यहाँ आए हो तो आप उसको भगाने के लिए लेडी बर्ड बिटल का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप मस्क्यूटो या हाउस फ्लाई से परेशान है तो इसको भगाने के लिए आप ड्रैगन फ्लाई, जो हम लोग तितली नहीं उड़ाते हैं, तितली इसको पकड़ते हैं फिर उसको बांध के उड़ाते हैं, वही ड्रैगन फ्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई के मतलब ये जो मस्क्यूटो है या फिर हाउस फ्लाई है, तो मस्क्यूटो और हाउस फ्लाई के आप प्रीडेटर होता है ड्रैगन फ्लाई, मतलब ये प्रे है, प्रे मतलब शिकार और ये शिकारी है उसके, है ना। तो बटरफ्लाई और कैटरपिलर सॉरी मस्क्यूटो और हाउस फ्लाई को अगर भगाना है तो हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में क्या लाएंगे, ड्रैगन फ्लाई। वैसे ही हम बात करें बटरफ्लाई कैटरपिलर करके एक इंसेक्ट होता है, हालांकि शुरू में ये एक किट की तरह होता है और बाद में ये बटरफ्लाई बन जाता है ना। जब ये छोटा रहता है तो वो कीड़ा की तरह होता है और पत्तियों को खाता है ना। तो पत्तियों को खाता है तो उस पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है, उसका ग्रोथ हो नहीं पाता है। हम लोग क्या करेंगे, मार्केट से एक मिलता है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, इसका स्पोर मिलता है मार्केट में, स्पोर जाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़ा सा हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जाएंगे मार्केट में बैसिलस thuringiensis का स्पोर मिलता है, उसको लाएंगे और वाटर में इसको घोल करके जहां जहां हमको परेशानी हो रहा है, मतलब जहां जहां पे बटरफ्लाई कैटरपिलर आ रहे हैं उन पौधों पे उसको स्प्रे कर देंगे। अब बैसिलस thuringiensis क्या करता है, ग्रो करेगा और एक विशेष प्रकार का प्रोटीन सेक्रेट करता है और प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन, है ना। वो क्राई प्रोटीन को अगर ये बटरफ्लाई कैटरपिलर कंज्यूम करता है, खाता है, जैसे कि हम मान लीजिए कि इसको लेके आए और पानी में घोल करके पेड़ पौधों पे छिड़क दिए, तो ये ग्रो करके क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन। जब क्राई प्रोटीन को ये खाएगा ना तो इसके
गट में, इसके गट में अल्कलाइन मीडियम होता है। तो अल्कलाइन मीडियम के चलते क्या होता है, ये क्राई प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और उसके गट को छिद्रित कर देता है, पोरस कर देता है, जिससे बटरफ्लाई कैटरपिलर का मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। यानी बैसिलस thuringiensis एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। जब ये बटरफ्लाई कैटरपिलर इसको कंज्यूम करता है तो इसके गट में अल्कलाइन मीडियम पा करके वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, उसके गट में छिद्र कर देता है, जिससे उसका मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो विभिन्न प्रकार के प्लांट के पैथोजन को नष्ट करता है। इसमें खास करके कोई दिया नहीं है, तो यहां पर हम लोग को याद रखना है कि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो विभिन्न प्रकार के प्लांट के पैथोजन को नष्ट करने का काम करता है। वैसे ही वैक्यूलो वायरसेस होता है, ये एक प्रकार के वायरस है जो इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करते हैं, आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ये हो गया बायो कंट्रोल एजेंट, और ये हो गया हमारा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जिससे हम निजात पाना चाहते हैं। तो इन सब चीजों से अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो इन सब बायो कंट्रोल एजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या है। इसको हमको प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर इसके जगह पर हम लोग आजकल प्रयोग करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल मैंने स्प्रे वगैरह प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोगों को बायो कंट्रोल एजेंट का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक, है ना। तो इसका डिफिनेशन देखिएगा, वे जीव जो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। वे जीव जो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, तो सब लोग कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर कौन कौन से ऐसे जीव है जो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे बहुत से जीव है। इसमें कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। हमारे एनसीईआरटी में दिया कि बायो फर्टिलाइजर्स में बायो फर्टिलाइजर का सोर्स क्या है, तो बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। हालांकि अगर हम मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बाहर से जाएंगे, यूरिया वगैरह ला करके अपने खेतों में डाल लेंगे, तो उससे क्या उसकी जो पोषक तत्वों की मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी और उसका उपज ज्यादा होगा। लेकिन ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर नहीं होते हैं, है ना। तो वही लिखवा गया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से मिट्टी और जल प्रदूषित हो जाती है और साथ ही हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना चाहिए। तो हम लोग पढ़े कि बायो फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। तो आइए बैक्टीरिया में पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। तो लेगुमिनस का मतलब होता है ऐसे प्लांट, दलहनी पौधों को ना लेगुमिनस कहते हैं, है ना। दलहनी पौधों को लेगुमिनस कहते हैं। तो लेगुमिनस प्लांट के जड़ों में, यानी दलहनी पौधों के जड़ों में गांठ पाए जाते हैं। गांठ को नोड्यूल्स कहते हैं। दलहनी पौधों के जड़ों में गांठ पाए जाते हैं तथा इन नोड्यूल्स में, मतलब गांठों में, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है, सॉइल में फिक्स कर देता है। तो जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ों में गांठ पाया जाता है, उस गांठ को नोड्यूल्स कहते हैं। और उस नोड्यूल्स में ना एक बैक्टीरिया रहता है, और वो जो बैक्टीरिया होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ, वो मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो दलहनी पौधों को लाभ पहुंचाता है और दलहनी पौधे इनको लाभ पहुंचाते हैं। अब लाभ क्या पहुंचाते हैं, वैसे इसमें लिख नहीं पाए। होता क्या है कि जो राइजोबियम होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल देता है, मिट्टी में लाके फिक्स कर देता है, जिसका उपयोग करके पेड़ पौधे अपना ग्रोथ करते हैं। उसके एवज में, उसके बदले में प्लांट क्या करता है, इस राइजोबियम को
खाने के लिए फूड दे देता है। तो मतलब कि पेड़ पौधों के द्वारा इसको फूड दिया जा रहा है, जबकि ये राइजोबियम क्या कर रहा है, पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स कर दे रहा है ना। उसके अलावा तो ये तो हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कुछ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करते हैं। ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग होते हुए भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं? तो इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बैक्टीरिया जैसे एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरलम मिट्टी में रहकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का कार्य करते हैं। अब थोड़ा सा एक टर्म आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट मीन्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने की प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। तो इसके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं, है ना। तो देखिएगा, तो यहाँ पे बैक्टीरिया में देखा जाए तो राइजोबियम है जो कि प्लांट्स के साथ प्लांट्स के जड़ों में रेशम बना कर रहता है, जबकि ये जो है ना क्या बोलते हैं एज़ोटोबैक्टर और एज़ोस्पाइरलम, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का कार्य करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। तो फंगी के बारे में पढ़ते हैं। कुछ फंगी प्लांट के जड़ों के साथ जुड़कर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे संबंध को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, मतलब वही सहजीवी संबंध कहते हैं, है ना। जैसे हम बात करें, एक है माइकोराइजा। माइकोराइजा हम गलत लिखते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा, तो माइकोराइजा में क्या होता है? तो फंगी होता है ना, और प्लांट के रूट होता है। इन दोनों एक दूसरे से संबंध में रहते हैं। फंगी प्लांट को हेल्प करता है और प्लांट फंगी को हेल्प करता है। फंगी क्या करता है? प्लांट के लिए फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को देता है, और प्लांट इसको लेकर के अपना ग्रोथ करता है। बदले में क्या होता है? प्लांट क्या करता है? इस फंगी को फूड दे देता है। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो इसको भी बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सहजीवी संबंध, है ना। तो ये फंगी के बारे में बात हो गया कि कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो मिट्टी में क्या करते हैं, उपजाऊ मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो फंगी क्या कर रहा है? मिट्टी से जो फास्फोरस होता है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे रहा है। देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? तो ये पता है, एक प्रकार के ना बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मतलब इनके पास ना क्लोरोफिल वगैरह होता है, जिससे अपना फूड खुद से बना लेते हैं, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। ये फ्री होते हैं, है ना, ये फ्री लिविंग होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है साइनोबैक्टीरिया का? साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें खुद से खाना बनाने की क्षमता होती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनाबिना, नॉस्टक, ओसिलोटेरिया, है ना। सो बाय दिस वे आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में आप पूछें हमसे कि कहाँ पे मतलब डाउट है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों के डाउट को सॉल्व किया जाए। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004878157 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सभी चैप्टर को खूब अच्छा तरीके से नोट्स बना कर रखा हूँ, है ना। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।